हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सभी बच्चे आप लोग अच्छे होंगे. इन द प्रीवियस वीडियोस वी completed our 2 chapter and today I will start a new chapter number 8. How do organisms reproduce? कैसे ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं. Before we discuss the mechanism by which organisms reproduce, let us ask a very basic question. Why do organisms reproduce? ये लेसन स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, क्या कारण है. आफ्टर ऑल द रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. रिप्रोडक्शन कोई नेसेसरी थिंग नहीं है किसी इंडिविजुअल की लाइफ को मेंटेन करने के लिए. जैसे कि अदर प्रोसेस होती हैं, जैसे न्यूट्रिशन ज़रूरी है, रेस्पिरेशन ज़रूरी है, एक्सक्रीशन ज़रूरी है, तो क्या रिप्रोडक्शन भी उतना ही ज़रूरी है. On the other hand, if an individual organism is going to create more individuals, a lot of its energy will be spent in this process. अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने ऑर्गेनिजम्स जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं, मतलब जैसे कि हम ह्यूमन लोग हैं, ह्यूमन के बच्चे ह्यूमन होते हैं, ठीक है, एनिमल्स के एनिमल हैं, प्लांट के प्लांट हैं, तो क्या होता है, एक बहुत बड़ी एनर्जी वेस्ट होती है. लेकिन उसके बावजूद भी कोई इस भारी एनर्जी को स्पेंड क्यों करता है. सो वाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन ए प्रोसेस इट डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव. जो उसको जीवित रहने के लिए भी ज़रूरी नहीं है. रिप्रोडक्शन को जीवित रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करता है. इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर इन द क्लासरूम. जब क्लासरूम में आएंगे तो जितने भी पॉसिबल कारण होंगे तो हम लोग डिस्कशन करेंगे. वॉट एवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर चाहे जो भी हो, इट इज़ ओबिवियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे रिप्रोड्यूस. हम ऑर्गेनिज्म को क्यों नोटिस करते हैं? क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन करते हैं. मतलब अगर आप के फादर को कोई कहीं देख रहा है और आपको कहीं अदर प्लेस पर देख रहा है, यू हैव द सम रिजेम्बलेंस टू ईच अदर. आपको देखते पहचानते होंगे लोग, अरे ये उनका बेटा है या अरे ये उनकी बेटी है. क्यों? क्योंकि आप उनके जैसे कहीं ना कहीं सिमिलर हैं. इफ़ देयर वर टू बी ओनली वन नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, कोई एक अकेला ही पर्टिकुलर काइंड नहीं है जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है. आप देखें, जो एनिमल्स हैं वो भी रिप्रोडक्शन करते हैं, ह्यूमन तो रिप्रोडक्शन करते हैं, और फिर प्लांट भी, जो प्लांट होता है अगर आप उसके बीज को बोओगे तो जब वो रिप्रोडक्शन करेगा, जब वो बड़ा होगा तो सेम उसी प्लांट जैसा हो जाएगा. इट इज़ डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस इट्स एग्जिस्टेंस. इट इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म belonging to a single species that bring them to our notice. हम किसी सिंगल पर्सन को कहीं देख लेते हैं, सिंगल चीज़ को कहीं देख लेते हैं, तो हमें उसकी पूरी स्पीसीज़ के बारे में जानकारी हो जाती है. जैसे गाय का बच्चा आपको दिखाई देगा तो आप उसको देखते ही पहचान जाओगे कि ये गाय प्रजाति की है ना. अगर आपने कहीं आम का पेड़ देखा तो आप एक छोटे से प्लांट को भी देखकर पहचान जाते हैं कि ये किस स्पीसीज़ का है, ये आम की स्पीसीज़ का है. यानी किसी सिंगल स्पीसीज़ को देखने के बाद से आप उसकी पूरी स्पीसीज़ का पता लगा सकते हैं कि किस चीज़ का है. समझ आ रहा है? यानी छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, पालक देखा, एक पत्ती पालक की देखोगे, इंडिविजुअल है, सिर्फ एक पत्ती अगर पालक की देखी तो आपको तुरंत स्पीसीज़ पता चल जाएगी, ये पालक की पत्तियाँ हैं, है ना. इस बात को ये कह रहा है. हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम स्पीसीज. कैसे पता चलता है कि ये एक ही स्पीसीज के हैं? यूजुअली वी से दैट बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर. क्यों? क्योंकि वो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए हमें पता चल जाता है कि वो उसी स्पीसीज का है. दस रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट अ न्यू इंडिविजुअल दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्फ. इसीलिए रिप्रोड्यूसिंग करते हैं ऑर्गेनिज्म, और ताकि उनका न्यू इंडिविजुअल
आ सके और वो उनके जैसा रिजेंबलिंग करे और उनकी स्पीसीज़ को आगे बढ़ाए, उनकी जाति को, उनके वंश को आगे बढ़ाए। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? क्या ऑर्गेनिजम्स के पास क्षमता है कि वो अपनी जैसी कॉपी बना सके? ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइन आर सिमिलर। उनकी बॉडी डिज़ाइन सिमिलर है, इसीलिए अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म, जैसे गाय है तो गाय के, जैसे काऊ को देखा तो काऊ के बछड़े को देखोगे तो रिजेंबलिंग है ना उनकी बॉडी में। इफ़ बॉडी डिज़ाइन आर टू बी सिमिलर, अगर बॉडी डिज़ाइन सिमिलर हो, द ब्लू प्रिंट्स फॉर दिस डिज़ाइन शुड बी सिमिलर, तो उनके जो ब्लू प्रिंट होंगे वो भी सिमिलर होंगे। ब्लू प्रिंट का मतलब क्या, वो आप बड़ी क्लास में पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आपने नाम सुना होगा। उन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की कॉपीज़ निकाली जाती है जिसको हम लोग ब्लू प्रिंट बोलते हैं। Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprint of the body design। यानी रिप्रोडक्शन जो है वो बेस्ट लेवल है, उसका बेसिक लेवल है, ताकि आप जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी डिज़ाइन का ब्लूप्रिंट जब आप निकालते हैं तो किससे रिप्रोड्यूस हुआ है ये आपको ईजिली पता चल जाता है। In the class 9th, we learned that the chromosome in the nucleus of a cell contain information for inheritance of feature from parents to the next generation in the form of DNA molecule। 9th क्लास में ये हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है। और ये डीएनए का काम क्या है, पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में लेकर के जाना, पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में लेकर के जाना। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ द मेकिंग प्रोटीन। डीएनए जो सेल में मौजूद है, सेल न्यूक्लियस में, वो कैसे मैसेज लेकर जाएगा, वो प्रोटीन के प्रोसेस में मैसेज लेकर के जाता है। वो किस सोर्स में मैसेज लेकर जाता है, प्रोटीन के सोर्स में। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड। अगर ये इंफॉर्मेशन चेंज हो गई तो अलग अलग तरह के प्रोटीन बन जाएंगे। एंड डिफरेंट प्रोटीन विल बी इवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन। और निश्चित है कि ये जो डिफरेंट तरह के प्रोटीन बनेंगे वो बॉडी डिज़ाइन को चेंज कर देंगे। Therefore, a basic event in the reproduction is the creation of a DNA copy। यानी रिप्रोडक्शन के लिए बेसिक यूनिट क्या है, डीएनए। डीएनए की कॉपी सेम टू सेम बननी चाहिए। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। केमिकल रिएक्शंस सेल्स करती हैं ताकि उनके जैसा ही डीएनए बन सके। दिस क्रिएट टू कॉपीज ऑफ द डीएनए इन द रिप्रोड्यूसिंग सेल and they will need to be separated from each other by keeping one copy of the DNA in the original cell and the simply pushing the other one out would not work। Because the copy pushed out would have any organized cellular structure for maintaining life process। Therefore, DNA copying is accompanied by the creation of an addition cellular apparatus, and then the DNA copies separate, each with its own cellular apparatus, effectively a cell divided to give rise the two cells। देखो क्या ये समझाना चाह रहे हैं आप, यहाँ देखिए, देखिए it's a nucleus, it's also nucleus, it have the chromosomes, nucleus have the chromosome and the chromosome have the, ये क्रोमोसोम हो गए आपके, ऐसे करके समझ आ रहा है, ये है आपके क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट है, डीएनए। क्या प्रेजेंट है, डीएनए। डीएनए क्या रखता है, डीएनए इंफॉर्मेशन रखता है, वो इंफॉर्मेशन जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिल रही है।
इंफॉर्मेशन का मतलब है कैरेक्टर। क्या है मतलब? कैरेक्टर। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? कैरेक्टर। यानी जो न्यूक्लियस है, it have the chromosome and chromosome have the DNA and DNA take the information यानी character. Okay, and these characters go in the form of protein. किस फॉर्म में जाएंगे कैरेक्टर? प्रोटीन की फॉर्म में। ओके, अब देखते हैं। हेयर इज अ मदर सेल। ओके, मदर न्यूक्लियस, इट्स द मदर न्यूक्लियस and here is the father nucleus. आया समझ में? ये हो गया father nucleus. Okay, then mother have their own DNA. Okay, and father has also their own DNA. अब ये देखो, ये एक स्ट्रैंड है, ये सेकेंड स्ट्रैंड है। हेयर इज ऑल्सो द फर्स्ट स्ट्रैंड एंड द सेकेंड स्ट्रैंड। जब एक न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू बेबी का डीएनए बनेगा तो ये हमें मालूम है कि ह्यूमन हैव द 46 क्रोमोसोम। ये मालूम है ना, जिसमें से 23 हमें हमारी मदर से मिलते हैं और 23 हमें हमारे फादर से मिलते हैं। तो इन दो डीएनए में से एक डीएनए, एक कॉपी हमें मदर से मिली और दूसरी कॉपी हमको फादर से मिलेगी। ठीक है, ये समझ आ रहा है? इसमें से एक कॉपी हमको मदर से मिलेगी, इसमें से एक कॉपी हमको फादर से मिलेगी। इतना समझ में आया? यही चीज़ वो आपको यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि cells use chemical reaction to build copies of their DNA. This create 2 copies of the DNA in the reproducing cell. 2 कॉपी हो गई, एक तो हो गई ये मदर वाली, एक कॉपी हो गई, ये हो गई मदर की, और दूसरी कॉपी क्या हो गई? ये हो गई फादर की कॉपी। ओके, एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब इनको एक दूसरे से, ये जो इनकी हेलिक्स है, इसको अलग अलग होना होगा। मदर का अलग, यानी 23 क्रोमोसोम ही तो आएंगे हमारे पास। ऐसे तो ये लोग 46 क्रोमोसोम वाले पर्सन है ना, तो क्या है, हमारे पास 23 ही क्रोमोसोम तो आएंगे। तो दे विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, 23 फ्रॉम द मदर एंड 23 फ्रॉम द फादर। हाउएवर कीपिंग वन कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल, यानी जब एक ओरिजिनल सेल न्यू बेबी की बन रही है तो क्या है, एक एक डीएनए स्ट्रैंड निकलेगा एंड वन वुड नॉट वर्क। और जो दूसरा है, मदर का जो दूसरा है वो काम नहीं करेगा, फादर का जो दूसरा है वो भी काम नहीं करेगा। समझ में आया? वन कॉपी ऑफ द डीएनए इन द ओरिजिनल सेल एंड द सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट, दूसरे को बाहर छोड़ देते हैं ताकि पहला वाला उसके साथ कोई काम ना कर सके। बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस। दूसरा चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ को बाहर छोड़ दिया गया है वो प्रोसेस, वो स्ट्रैंड जो मदर और फादर का हमने बाहर छोड़ दिया, वो क्या है, would not have any organized cellular structure for maintaining the life process. Therefore, DNA copying is accompanied by a certain of the additional cellular apparatus, and then DNA copies is separate from each its own cellular apparatus. जैसा उनके सेलुलर apparatus ने दिया था वैसा अब
एक स्ट्रैंड मदर से चला गया, एक स्ट्रैंड फादर से चला गया, और ये जो 2 सेल्स हैं वो 2 सेल्स जा कर के एक न्यू सेल डिवीज़न करने के बाद एक न्यू कॉपी बनाएंगी. Therefore, it is only to be expected that all the process of the copying the DNA will have some variation each time. जब भी ये कॉपीज़ बनेंगी, मदर और फादर से मिलने वाली जब भी ये कॉपीज़ बनेंगी, ये कैसी बनेंगी? इट हैव द वेरिएशन ईच टाइम. हर टाइम पर जब भी रिप्रोडक्शन वो लोग करेंगे तो क्या होगा? उनका जो सेपरेशन अलग अलग होगा. कैसे? जैसे आप लोग समझ लो 3 भाई बहन हो या 4 भाई बहन हो, तो क्या आप चारों सेम एक जैसे हो? नहीं ना, सब अलग अलग टाइप के हैं. यही बात वो कहना चाह रहा है कि ईच टाइम दे हैव द वेरिएशन. एज अ रिजल्ट ऑफ द DNA कॉपी जनरेटेड विल बी सिमिलर. लेकिन जो DNA कॉपी जनरेट होगी पेरेंट्स में, ये याद रखिएगा, जो DNA कॉपी पेरेंट्स जनरेट करेंगे वो DNA कॉपी तो एक जैसी होगी, लेकिन आपकी वेरिएशन अलग अलग होगी. आप दिखने में अलग होगे, आप अपने तौर तरीके में अलग होगे, लेकिन आपका DNA एक ही होगा. जो आपके पेरेंट्स से आपका DNA मिलेगा वो DNA एक ही होगा, बाकी आप अलग अलग वेरिएशन रखेंगे. ये सब आप अपनी बड़ी क्लास में पहुंचोगे जब इंटर वगैरह में, तो आपको सब समझ में आएगा. फ़िलहाल आपके लिए यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि DNA will have the same variation at the each time. Some of these variation might do drastic that a new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. Such a newborn cell will be simply die. अब क्या चीज़ वो कह रहा है कि अगर ये जो कॉम्बिनेशन बना हमारे मदर और फादर से, जो DNA हमको मिल करके तैयार हो रहा है, अगर ये नया DNA कॉपी काम नहीं करेगा तो क्या होगा? निश्चित है, जब DNA कॉपी काम नहीं करेगी तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस ही नहीं बनने पाएगा. इट विल बी डाई. On the other hand, there could still be many other variation in the DNA copy that would not lead to such a drastic outcome. Thus, the surviving cells are similar to but stably different from each other. This inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis for evolution as well as discussed in this chapter. अब इस चैप्टर के आगे वाले चैप्टर में हम जो भी वेरिएशन वगैरह होंगी वो इवोल्यूशन वाले लेसन में पढ़ेंगे. बाकी ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.